नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलत नेबुलाइजेशन पेशेंट का सैचुरेशन यानी SpO2 खराब कर सकता है। आज मैं आपको वो स्टेप बताने वाली हूँ जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। नेबुलाइजेशन ड्रग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन किसे डाइल्यूशन में देना चाहिए और किसे अनडाइल्यूटेड देना चाहिए, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तभी नेबुलाइजेशन इफेक्टिव होता है और पेशेंट का डिस्ट्रेस कम हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि नेबुलाइजेशन ड्रग चैम्बर में डालने से बस मास्क में लगाना है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि नेबुलाइजेशन ड्रग्स कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है और उन्हें कैसे डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, किन कंडीशंस में देना चाहिए और किस में नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप घर में भी अगर नेबुलाइजेशन लेते हैं या देते हैं तो गलती ना करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लीवोसाल्बुटामोल, जिसे हम लीवोलिन भी बोलते हैं, जो कि एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। ये 2.5 ml का रेस्प्यूल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 0.31 mg, 0.63 mg या फिर 1.2 mg इन 2.5 ml। ये 1 ml का कंसंट्रेटेड एम्प्यूल भी सप्लाई होता है। अगर इसका डाइल्यूशन देखें तो अगर 2.5 ml का एम्प्यूल है तो डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, और अगर 1 ml कंसंट्रेटेड है तो उसे 3 ml नॉर्मल सलाइन ऐड कर देंगे ताकि 4 ml सॉल्यूशन हो जाए और मिस्ट प्रॉपरली बन सके। ये हार्ट रेट और बीपी दोनों बढ़ाता है। अगर पेशेंट की हार्ट रेट ज्यादा है यानी मोर देन 140 to 150 है यानी टैकीकार्डिया है, तो इससे नेबुलाइज ना करें। दूसरा है साल्बुटामोल, जिसे हम एल्ब्यूट्रोल या अस्थालिन भी बोलते हैं। ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है, जिसे हम ब्रोंकोस्पाज्म, वीजिंग, अस्थमा अटैक, COPD एक्जिबरेशन या फिर एयरवे टाइटनिंग में हम यूज करते हैं। ये भी 2.5 ml का एम्प्यूल होता है या फिर 15 ml वायल में सप्लाई होता है। 2.5 ml 2.5 mg के इक्वल होता है या 5 mg भी हो सकता है। इसे भी हम 2 to 3 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके दे देते हैं। अगर क्वांटिटी 2.5 ml से ज्यादा है तो हम इसे डायरेक्ट अनडाइल्यूटेड भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट की हार्ट रेट ज्यादा है या बीपी ज्यादा है तो इसे अवॉइड करना चाहिए। साल्बुटामोल पोटेशियम लेवल को 0.5 to 1 मिली इक्विवेलेंट तक रिड्यूस करता है और 30 मिनट्स में इसका इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो अगर पेशेंट को हाइपरकैलेमिया है तो हम हाई कंसंट्रेटेड या अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन से साल्बुटामोल से नेबुलाइज कर सकते हैं। तीसरा है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जिसे हम इप्रावेंट या अटोरवेंट के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर ड्रग है। ये 2 ml रेस्प्यूल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 250 माइक्रोग्राम या फिर 500 माइक्रोग्राम भी हो सकती है। इसे 1 to 2 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके दे सकते हैं या फिर अनडाइल्यूटेड भी यूज कर सकते हैं। ये आई प्रेशर बढ़ा सकता है और यूरिन रिटेंशन भी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसे ग्लूकोमा, प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया, यूरिनरी रिटेंशन या फिर एलर्जी टू एट्रोपिक ग्रुप में नहीं देना चाहिए। अस्थमा, COPD, एक्सेसिव सिक्रेशंस या ब्रोंकोस्पाज्म इफ नॉट रिलीव्ड बाय साल्बुटामोल जैसी कंडीशन में हम इप्रावेंट से नेबुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिओलिन, जो कि लीवोसाल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम का कॉम्बिनेशन ड्रग है। इसे सीवियर अस्थमेटिक अटैक, सीवियर COPD अटैक, वीजिंग नॉट इम्प्रूव्ड विद अ सिंगल ड्रग और इमरजेंसी ब्रोंको डायलेशन की नीड है, वहां हम इसे यूज कर सकते हैं। इसमें दोनों ड्रग्स की कंट्राइंडिकेशन सप्लाई होती है। इसे सीवियर टैकीकार्डिया, ग्लूकोमा, एरिथमिया एंड यूरिनरी रिटेंशन में ना दें। ये भी 2.5 ml का रेस्प्यूल होता है, जो कि 1.25 mg लीवोसाल्बुटामोल और 500 माइक्रोग्राम आइप्राट्रोपियम का कॉम्बिनेशन है। इसे हम डायरेक्टली नेबुलाइज कर सकते हैं, नो डाइल्यूशन रिक्वायर्ड। अगला है ब्यूडिसोनाइड, जिसे हम बुडिकोट या पल्मिकोट भी बोल सकते हैं। ये एक कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप का ड्रग है। 2 ml का रेस्प्यूल सप्लाई होता है, जिसकी स्ट्रेंथ होती है 0.25 mg, 0.5 mg या 1 mg भी हो सकती है। इसे भी हम अनडाइल्यूटेड दे सकते हैं या फिर 1 to 2 ml नॉर्मल सलाइन में स्मूदर नेबुलाइजेशन के लिए डाइल्यूट कर सकते हैं। इसे स्पेशली ब्रोंकोडायलेटर्स देने के बाद भी अगर अस्थमा अटैक है तो ये दिया जा सकता है, या फिर माइल्ड टू मॉडरेट ग्रुप में या फिर पोस्ट एक्सट्यूबेशन स्ट्रिडोर में हम इसे दे सकते हैं। ये एक स्टीरॉयड ड्रग है जो इन्फेक्शन को वर्स कर सकता है, तो इसे एक्टिव इन्फेक्शन में अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि एक्टिव लंग इन्फेक्शन लाइक TB,
फंगल इन्फेक्शन, सीवियर निमोनिया या इम्यूनोसप्रेशन में हमें इसे अवॉइड करना है। अगला है हाइपरटोनिक सलाइन, जैसे कि 3% सलाइन, 7% सलाइन। इसे डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये म्यूकोलाइटिक ग्रुप के ड्रग्स हैं, यानी थिक म्यूकस को थिन करने का काम करता है। अगर थिक म्यूकस है यानी स्टिकी एंड डिफिकल्ट टू सक्शन, तो इससे हम नेबुलाइज कर सकते हैं। एटिलेक्टेसिस यानी लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, म्यूकस लूजनिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एयरवे को और इरिटेट करके ब्रोंकोस्पाज्म क्रिएट कर सकता है, तो इसे सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म, एक्टिव वीजिंग, हाइपरनेट्रीमिया एंड डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में नेबुलाइज नहीं करना चाहिए। अगला है एड्रेनालिन नेबुलाइजेशन। ये एक इमरजेंसी ड्रग है। एड्रेनालिन से सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में नेबुलाइज करते हैं, रूटीनली नहीं करते, क्योंकि इससे हार्ट रेट और बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो कार्डियक पेशेंट्स में, हाइपरटेंशन एंड टैकीरिथमियास में इसे नेबुलाइज अवॉइड करना चाहिए। इसमें सीवियर क्रोप यानी बार्किंग कफ, स्ट्रिडोर आफ्टर एक्सट्यूबेशन, अपर एयरवे स्वेलिंग और एलर्जी एयरवे एडिमा जैसी कंडीशंस में हम इससे नेबुलाइज कर सकते हैं। इसका डाइल्यूशन अगर देखें तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 1 ml = 1 mg, यानी 1:1000। तो 0.5 ml एड्रेनालिन को हम 2.5 ml नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके नेबुलाइज कर सकते हैं। अगला है नॉर्मल सलाइन, 0.9% नॉर्मल सलाइन, जो हम ऑलवेज डाइल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। इससे भी हम डायरेक्ट नेबुलाइज कर सकते हैं। किन कंडीशंस में? अगर ड्राई एयरवे है या माइल्ड कफ है या ड्राइनेस है, डीप सक्शन से पहले हम नॉर्मल सलाइन से नेबुलाइज कर सकते हैं, जो कि एक सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है। सिर्फ माइल्ड कंडीशन में हमें इसे यूज़ करना चाहिए। सीवियर लंग कंडीशंस में इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए हम डाइल्यूशन के लिए भी 0.9% नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। अगला है एंटीबायोटिक नेबुलाइजेशन, जैसे कि कोलिस्टीन, टोब्रामाइसिन और अमीकासिन। इसे कब नेबुलाइज करेंगे? अगर रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में कल्चर रिपोर्ट में पॉजिटिव है तो। दूसरा वैप यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया पेशेंट्स में। तीसरा है स्यूडोनोमास यानी एसिनोबैक्टर इन्फेक्शन में। लेकिन किडनी फेलियर, ड्रग एलर्जी, प्रेगनेंसी एंड विदाउट कल्चर रिपोर्ट में इसे नहीं देना चाहिए। इन्हें अनडाइल्यूटेड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फॉलो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नैक यानी एन एसिटाइलसिस्टीन नेबुलाइजेशन। ये भी एक म्यूकोलाइट ग्रुप का ड्रग है जो थिक स्टिकी म्यूकस को थिन कर देता है और कफ आउट एंड सक्शन इजी हो जाता है। ये 10% या 20% सॉल्यूशन में सप्लाई होता है। 10% नैक यानी 100 mg/ml, 20% नैक यानी 200 mg/ml। नेबुलाइजेशन के लिए अगर 10% नैक यूज़ कर रहे हैं तो 2 to 4 ml अनडाइल्यूटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं, और अगर 20% नैक हम यूज़ कर रहे हैं तो इसे इक्वल अमाउंट में नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करके दे सकते हैं। यानी अगर 2 ml 20% नैक सॉल्यूशन है तो 2 ml नॉर्मल सलाइन उसमें मिक्स कर देंगे और टोटल सॉल्यूशन विल बी 4 ml। नैक नेबुलाइजेशन उन पेशेंट्स में होता है जिनका थिक, स्टिकी और टेनेशियस म्यूकस होता है, यानी म्यूकस प्लगिंग हो गई हो, और एटिलेक्टेसिस यानी लंग कोलैप्स हो। वेंटिलेटर पेशेंट्स में सिक्रेशंस को क्लियर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स में भी इससे नेबुलाइजेशन इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर एक्टिव ब्रोंकोस्पाज्म है, वीजिंग है, अस्थमैटिक अटैक है, सीवियर हीमोटाइसिस में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एयरवे को इरिटेट करता है और इन्फ्लामेशन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म बढ़ सकता है। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप सिक्रेशंस को मैनेज नहीं कर पाता तो नैक से नेबुलाइज करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि म्यूकस थिन हो जाएगा, और अगर पेशेंट उसे नहीं निकाल पाएगा तो एस्पिरेट कर सकता है। सो बी केयरफुल इन पुअर एयरवे प्रोटेक्शन। ये एक ऐसा ड्रग है जिसकी बहुत ही बैड स्मेल होती है, लाइक रॉटन एग सल्फर स्मेल, जो इंटॉलरेबल होती है। तो फाइनली फॉर सेफ्टी पॉइंट, अगर पेशेंट को वीजिंग है तो हमेशा पहले साल्बुटामोल और डिओलिन से नेबुलाइज करें, उसके बाद नैक यानी एन एसिटाइलसिस्टीन से, क्योंकि इससे ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है। तो पहले इनसे नेबुलाइज करने से हम ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी नेबुलाइजेशन ड्रग्स के बारे में जानकारी, कि नेबुलाइजेशन के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं, कैसे डाइल्यूट किया जाता है, उनकी कितनी स्ट्रेंथ होती है, और किन कंडीशंस में हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए और किन में नहीं। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।